गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने सारे एक्ट अब तक के डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखिए, सबसे पहले बहुत आराम से समझना है, कोई आफत नहीं है, कहीं कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट थोड़े से मतलब समझने वाले हैं और अच्छे एक्ट हैं। ठीक है, तो अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इसमें क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। तो क्या हुआ था कि साइमन कमीशन, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, आया था 1927 में, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इंडिया आया था एंड अपोज बाय इंडियंस एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1930। तो क्या हुआ था कि जैसा हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, याद है सबको। उसके बाद ये बोला गया था कि भाई 10 साल के लिए ये एक्ट है, सबको पता है। तो अब अगला एक्ट कब आएगा? 1929 को। लेकिन अगला हमारा एक्ट बनने के लिए भारत में कब आ गई थी साइमन कमीशन? 1927 में। मतलब ये ब्रिटेन में बना था 1927 में और भारत कब आया था? 1928 में। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे आया तो इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, तो फाइनली इसको अपोज किया गया। तब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, कब? 1930 में। और ये रिपोर्ट कहाँ डिस्कस हुई थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और इसी से हमारा क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, याद रहेगा। देखो, 1935 में ये एक्ट आया और इट केम इनटू फोर्स इन 1937 में। ये 1935 में तो बन गया, फोर्स में कब आया? 1937 में। और डिसकंटिन्यू कब हो गया? 1939 में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये लार्जेस्ट एक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इट वॉज द लार्जेस्ट एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखो, इसमें क्या हुआ कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनी और पावर डिवाइड कहाँ हो गई? बिटवीन सेंट्रल एंड द यूनिट्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आप समझते हैं अपने केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल है, जहाँ मोदी जी बैठते रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिट्स में क्या आएगा? यूनिट्स में इन्होंने भैया क्या ले लिए? प्रोविंस ले लिए और प्लस प्रिंसली स्टेट ले लिए। प्रोविंस ले लिए और प्रिंसली स्टेट ले लिए। तो ये क्या बन गए? ये सब आपकी यूनिट्स बन गई। तो हमने लिखा है ना, प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट मिला के क्या बन गया? यूनिट। और सेंट्रल, तो एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक तरफ प्रिंसली और प्रोविंसेस को मिला के क्या बन गए? यूनिट्स बन गए। तो इनके बीच में क्या हुआ? पावर ट्रांसफर करी गई। जब पावर ट्रांसफर हुई या पावर डिवाइड हुई बिटवीन सेंट्रल एंड द यूनिट्स। और यूनिट्स क्या है? प्रोविंस प्लस प्रिंसली स्टेट। इसलिए बोलते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन बना था। याद रहेगा, ऑल इंडिया फेडरेशन बना था। वेरी गुड। अब देखो, 3 लिस्ट बनी। जैसे कि आज के टाइम हम देखते हैं ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसी तरीके से उस समय भी 3 लिस्ट बनी। ये अभी रेस्ट, ये 4th छोड़ दो, ये 4th यहाँ नहीं आएगा। 3 लिस्ट बनी थी बस, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट पे कौन लेजिस्लेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट करेगी। प्रोविंशियल पे कौन लेजिस्लेट करेगा? प्रोविंसेस लेजिस्लेट करेंगे। कॉन्करेंट पे कौन करेगा? सेंट्रल और प्रोविंसेस दोनों लेजिस्लेट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब मान लो कोई ऐसी चीज जो इन तीनों में नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी रेसिडुअल लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट, जिसपे कौन लेजिस्लेट करेगा? वाइस राय लेजिस्लेट करेगा। ये ध्यान रखना है। तो इसमें भैया क्या क्या याद रखना है? एक तो ऑल इंडिया फेडरेशन बना, पहला पॉइंट। दूसरा, 3 लिस्ट बन गई। हम लोग पढ़ते हैं ना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, फेडरलिज्म चैप्टर में। जो 10th क्लास में बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा फेडरलिज्म चैप्टर में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये उसी का बेस है। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और रेसिडुअरी लिस्ट में हमें याद है ना कि अगर हम फेडरलिज्म वाले चैप्टर में भी, रेसिडुअरी पे कौन डिसीजन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट करती है। याद रहेगा। अब देखो, कितनी बढ़िया बात है ये। समझ गए ना आप? नहीं समझे, मैं समझाता हूं। डायरकी वॉज एबॉलिश्ड इन दी प्रोविंसेस। याद है ना आपको, इससे पहले वाले एक्ट में हमने 1919 में क्या देखा था कि प्रोविंसेस के अंदर 2 सब्जेक्ट लग गए थे, रिजर्व और ट्रांसफर्ड।
अब भैया ये जो रिजर्व और ट्रांसफर थे ना, ये सब खत्म होते चले गए, जैसे डिलीट होता जा रहा है ना वैसे ही। तो भैया प्रोविंसेस में अब कोई ना रिजर्व सब्जेक्ट है ना ही कोई ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रोविंसेस के अंदर। तो डायरकी वॉज एबॉलिश्ड इन दी प्रोविंसेस, कि प्रोविंसेस से डायरकी क्या हो गई, खत्म हो गई। याद रखना है, प्रोविंसेस से डायरकी क्या हुई, खत्म हो गई। और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई इसे बोलते हैं। एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज इन दी प्रोविंसेस। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मतलब कि कोई भी मंत्री अगर कोई काम करता है तो वो लोकसभा या लोकसभा के ऊपर क्या होगा, मतलब जिम्मेदार होगा वो। तो पहले ऐसा नहीं होता था। अब क्या होगा, गवर्नर जो भी लॉ बनाएगा, हम लोगों को एक बात हमेशा पता होना चाहिए, सेंट्रल में वाइसराय होता है, स्टेट में गवर्नर होता है। तो अगर प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट, तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली, इसका मतलब क्या, गवर्नर तो लॉ बनाएगा लेकिन मिनिस्टर्स को कंसल्ट करके लॉ बनाएगा। ठीक समझ में आया। अब देखो उसके बाद क्या था कि डायरकी सेंटर पे आ गई। सेंटर मतलब क्या, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे है आपकी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जहां कहीं भी है वहां पे अब डायरकी आ गई। अब क्या हुआ, जो सेंट्रल सब्जेक्ट थे अब वो डिवाइड हो गए रिजर्व में और ट्रांसफर्ड में। बहुत सिंपल है, सेंट्रल में अब दो सब्जेक्ट बन गए, एक रिजर्व बन गया, एक ट्रांसफर्ड बन गया। ठीक है, इससे पहले वाले एक्ट में क्या था कि प्रोविंसेस में दो सब्जेक्ट बन गए थे, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब देखो इन रिजर्व सब्जेक्ट वाइसराय लॉ बनाएगा मिनिस्टर से कंसल्ट करे बिना। रिजर्व मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि फाइनेंस, बैंकिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उसमें कौन लॉ बनाएगा, वाइसराय लॉ बनाएगा विदाउट कंसल्टिंग द मिनिस्टर। बट इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वाइसराय मेक लॉ ओनली आफ्टर कंसल्टिंग विद मिनिस्टर्स। तो यहां कब लॉ बनेगा, जब वो मिनिस्टर से कंसल्ट कर लेगा। तो डायरकी अब कहां आ गई, सेंटर में आ गई। देखो मजेदार पॉइंट है, डायरकी सेंटर में आ गई और प्रोविंसेस में खत्म हो गई। याद रखना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे क्या करा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। कम्युनल मतलब जैसे कि आपने 1909 में देखा था, 1909 में क्या देखा था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। 1919 में हमने क्या देखा था कि सिख हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इन्हें मिला। 1935 में सेपरेट इलेक्टोरेट किसे मिला, डिप्रेस क्लास को मिल गया, वुमेन को मिल गया, लेबर को मिल गया, इन सबको क्या मिल गया, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। ठीक है, ध्यान रखना है। एक्सटेंड फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग राइट, लगभग 10% जनता के पास क्या आ गया, वोटिंग राइट आ गया। और 3 तरह के पब्लिक सर्विस कमीशन बने, जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने यहां तक ये चीजें देख ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो आरबीआई हम सब जानते हैं कब आया था, 1935 में। तो याद रखना भैया इसी एक्ट से आरबीआई आया था। फेडरल कोर्ट जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ये भी कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1937 में एस्टेब्लिश हुआ था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट थी ना, आपको याद होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस कौन करते थे, काउंसिल ऑफ इंडिया, वो एबॉलिश कर दी गई। मतलब काउंसिल ऑफ इंडिया की पोस्ट एबॉलिश कर दी गई। अब एक नई टीम ऑफ एडवाइजर बन गई जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को असिस्ट करेंगे। बस इतना याद रखना है। ठीक है, आई होप अभी 1935 वाले एक्ट में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक बार टिक कर देता हूं। आपको ऑल इंडिया फेडरेशन याद रखना है, 3 लिस्ट बनी थी वो याद रखना है। नेक्स्ट, डायरकी वॉज एबॉलिश्ड इन द प्रोविंसेस एंड डायरकी कहाँ आ गई थी, सेंटर के अंदर आ गई थी, ये याद रखना है हमें। ठीक, उसके बाद हमें क्या याद रखना है कि 3 सर्विस कमीशन बने थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमें क्या याद रखना है, आरबीआई, ये दोनों पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। फेडरल कोर्ट बना था और आरबीआई बनी थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, वेरी इंपॉर्टेंट। अब भैया अब हम आज़ाद हो गए हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जरा 2 मिनट देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। हम सबको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान से ही बनी है। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, बहुत अच्छी बात है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के जो पीएम थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने बोला
कि ब्रिटिश रूल इंडिया में जब तक वैलिड है, सिर्फ 30 जून 1948 तक, ऐसा उन्होंने बोला। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम एटली ने बोला कि ब्रिटिश रूल इंडिया में कब एंड होगा, 30 जून 1948 को। बहुत अच्छी बात है। 3 जून 1947 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन इंट्रोड्यूस द पार्टीशन ऑफ इंडिया कॉल्ड एज द माउंटबेटन प्लान। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जून 1947, कि भैया इसी डेट को पार्टीशन ऑफ इंडिया बोला गया था, ठीक है। और पास कब हो गए वो, 18 जुलाई 1947 को। ये एक्ट कब पास हुआ, 18 जुलाई 1947 को, याद रखना है ये। ब्रिटिश रूल का खात्मा हो गया। बैकग्राउंड यहाँ पे आपका खत्म हो गया। यहाँ पे आपने जो बैकग्राउंड देखा था, ये बैकग्राउंड है इसका, जस्ट बताया गया है। इसमें ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कुछ कहने की नहीं। 3 जून 1947, इसी से क्या आया था आपका, माउंटबेटन प्लान आया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है एनटीएससी में, माउंटबेटन प्लान, 3 जून 1947। अब देखो, इस एक्ट से हम सबको पता है कि ब्रिटिश का रूल समाप्त हो गया और इंडिया एक सोवरीन स्टेट बन गया फ्रॉम 15 अगस्त 1947। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, सोवरीन मतलब क्या होता है, सोवरीन मतलब कि अब इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में किसी से राय नहीं लेगा, ठीक है। और जब तक कि हमारी सही से लॉ फ्रेमिंग बॉडी नहीं बन जाती है, जब तक कि चीज़ें नहीं आ जाती, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही चलने देते हैं, जब तक कि हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चलता रहा। देखो, एक तरफ क्या रहा, जो आपकी बेसिकली वो थी, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। तो गवर्नेंस इन इंडिया इज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म। तो भैया जो अभी वो तो है नहीं अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को ही चलने देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 डोमिनियन बनेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये डोमिनियन शब्द ब्रिटिश ने गलत यूज किया था, हम डोमिनियन नहीं है, क्रिएशन ऑफ 2 डोमिनियन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और राइट, अब आपको अधिकार है कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से निकल सकते हो। बेसिकली वो कंट्रीज जिनमें ब्रिटिश का शासन है, आप उनके नियम कायदे मानो तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहो, वरना चले जाओ। तो राइट टू रिमूव फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर निकल सकते हो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसली स्टेट को ये बोला कि आपके पास भैया 3 ऑप्शन हैं, या तो आप इंडिया ज्वाइन करो, या पाकिस्तान ज्वाइन करो, या आप इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है, कोई बात नहीं है। और हाँ, एक चीज और बोली गई कि तब तक के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 भी रहेगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ बनाएगी भारत के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ बनाएगी। तो एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रही थी, आपके लिए पूरा लॉ ही लिख रही थी, और एक तरफ अगर कोई दिक्कत आती है, कोई ऐसी बात होती है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस कंडीशन में लॉ बनाएगी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये जो पोस्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, ये खत्म कर दी गई। अबॉलिश द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये वाली पोस्ट यहां पे खत्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वांट, दे कैन कैंसिल द एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई एक्ट पसंद नहीं आता तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसे हटा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट थी ना, कमेंट सेक्शन में बताओ ये कब बनी थी, किस एक्ट से बनी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखना है, यहां पे ये मैंने इसलिए हटा दिया है, अबॉलिश वाइसराय। अब वाइसराय की पोस्ट भी खत्म हो गई और फिर से गवर्नर जनरल की पोस्ट आ गई। अब पहले गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। उस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ये हमको याद रखना है, गवर्नर जनरल, ठीक, याद रहेगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी इसको, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, वाइसराय की पोस्ट यहां खत्म हो गई, वाइसराय की पोस्ट खत्म हुई, और कौन बना पहला गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंट, सॉरी एक मिनट, कौन बना पहला गवर्नर जनरल, ये बने लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये याद रखना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब वैसे सी राजगोपालचारी थे, लेकिन अगर जब तक हम आज़ाद नहीं हुए उससे पहले और इस एक्ट के बीच में जो गवर्नर जनरल रहे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, और फाइनली जो मेजर गवर्नर जनरल बने इंडिया के, वो बने आपके सी राजगोपालचारी, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक। अब देखो, उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 में चल रहे हैं और अब ये बोला गया है कि ब्रिटिश किसी भी प्रिंसली स्टेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ब्रिटिश नाउ कांट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्रिंसली स्टेट्स, ये प्रिंसली स्टेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। और ब्रिटिश है मोनार्क है नो वीटो पावर। अब पहले क्या होता था, राजा के पास वीटो पावर होती थी कि राजा किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड कर देता था, लेकिन भैया वो वीटो पावर भी छिन गई है और वो कहां आ गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। और वो कौन है, सी राजगोपालचारी। ठीक है, ये जो लिखा है ना लॉर्ड माउंटबेटन, इसका मतलब ये है कि जब ये एक्ट आया और इस एक्ट के आने के बीच में ही, मतलब जब तक इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं बन गया तब तक आपके गवर्नर जनरल ऑफ कौन रहे, लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे क्वेश्चन पूछे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आंसर है सी राजगोपालचारी। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर एक्ट अकॉर्डिंग टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स। देखो वही वाली बात आ गई, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना या फिर प्रोविंशियस के गवर्नर हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से चलेंगे, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के टाइम में भी प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो वही वाली बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल के हिसाब से चलना है। एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल छिन गया भैया, अब कोई राजा नहीं है भारत का। एम्परर ऑफ इंडिया टाइटल वॉज टेकन फ्रॉम किंग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के राजा से वो टाइटल छीन लिया गया। अब यहां पे कोई भी राजा नहीं है भारत का, भारत अब क्या हो गया, सॉवरीन हो गया। और अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन वॉज टेकन फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से हमने ये चीजें सब वापस ले ली। तो आई होप आपको दोनों एक्ट पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू वेरी मच।